lecture based on thermal property of matter. This is the 11th chapter of class 11. Okay, my previous series is on mechanical property of fluid. In the mechanical property of fluid, I covered almost all the topic of JEE Mains and NDA. If you watch them, then you can solve DC Pandey and HC Verma both. Okay, if you have any query, then comment me. Okay, so this is a new chapter, thermal property of matter. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं जो कि इस चैप्टर में काम आएंगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं प्रेशर के ऊपर. किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर. बताइए, प्रेशर स्केलर है वेक्टर? प्रेशर इज अ वेक्टर. कौन देखते हैं क्या? अच्छा, पहले अभी प्रेशर का जरूर तुम लोग नहीं बता पा रहे तो बताइए. फोर्स क्या? स्केलर वेक्टर? फोर्स स्केलर वेक्टर. ये क्या है? वेक्टर. एरिया वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, आप लोग जैसे 11th में है तो आप लोग को नहीं पता होगा ये कैसे वेक्टर है. और जो ये वीडियो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई मेंस के लिए, उनको मैं बता देता हूं कि वो लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक में गॉस लॉ वगैरह पढ़े हैं तो उसमें ई डॉट डीएस करते हैं, जहां पे डीएस होता है एरिया वेक्टर. ठीक है, जो क्लास 11 में उनको मैं बताया एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है. अभी हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे. ठीक है, तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है. अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि जो ये प्रेशर है ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. अब बात क्या आती है कि जब ये वेक्टर है, सॉरी ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये स्केलर कैसे हो गया? ये वेक्टर स्केलर कैसे हो गया? तो इस चीज को मैं बता देता हूं. पहले देखो, अच्छा ये फोर्स है और एरिया है, तो इसमें हम कौन सा फोर्स लेते हैं? मॉलिक्यूल्स कंटेनर जो फोर्स लगाता है इसमें फोर्स और ये देखो दोनों, पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों मिल के स्केलर तभी दे सकते हैं जब हम लोग इसका स्केलर कंपोनेंट ले. स्केलर कंपोनेंट लेने का क्या मतलब है कि हम लोग उसको फोर्स एज अ वेक्टर ना लेकर के उसको किसी के अलोंग मानेंगे या किसी के परपेंडिकुलर मानेंगे, एक कंपोनेंट मानेंगे. जैसे अगर ये मान लो कि मेरा सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस में मैं कहा तुमसे कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है और ये दूसरा सरफेस है और इस पे एक फोर्स ऐसा लग रहा है. ठीक है, तो बताओ इसमें कौन ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है? जो परपेंडिकुलर फोर्स है ये. तो हम इसका मतलब कि हम फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? हम फोर्स का कौन सा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे. ठीक है, इसको आप ऐसे ब्रेक भी कर सकते हो. ठीक है, तो इसको जब ब्रेक करोगे तो ये अलग हम लोग लेंगे क्योंकि ये अलोंग द सरफेस हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग कौन सा फोर्स लेंगे? जो परपेंडिकुलर टू द किसके? सरफेस पे. तो इसको कैसे लेंगे हम लोग? एफ परपेंडिकुलर. ठीक है, इसका कंपोनेंट लेंगे. कंपोनेंट लेने मतलब कि मैं इसको मैग्नीट्यूड ले रहा हूं. अच्छा, एरिया कौन सा लेंगे? एरिया जिससे फोर्स लगा, एरिया ही लेंगे, उसमें कोई भी परपेंडिकुलर और अलोंग नहीं है. तो एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी, इस पे हम लोग भी चर्चा करेंगे. तो एरिया सिंपली एरिया. ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड ले रहे थे, इसका कोई भी वास्ता डायरेक्शन से नहीं है. और ये क्या है? एरिया. ठीक है, अब मैं आप लोग बता देता हूं ये एफ परपेंडिकुलर है, मतलब कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स ले रहे हैं. परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स ले रहे हैं. ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा. ठीक है, अब और भी इस पे चर्चा करते हैं. देखो, अब एरिया अगर वेक्टर माने हैं हम लोग, अगर एरिया को क्या माना गया है? वेक्टर क्वांटिटी माना गया है, तो इसकी मैग्नीट्यूड और क्या होगा? डायरेक्शन होगा. क्यों जी? इसका मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा? डायरेक्शन. इसका मैग्नीट्यूड और क्या होगा? डायरेक्शन. ठीक है, ठीक है. अब देखो ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है. मैग्नीट्यूड मतलब था न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन. ये डायरेक्शन को आप लोग देखते हैं. देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं. जैसे देखो ये कोई भी रेक्टेंगल है, ये मान लो है एल, ये क्या है? डेल्टा. ठीक है, अब जो इसकी डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है? वो लिखी जाती है एल क्रॉस बी. क्या लिखी जाती है? एल क्रॉस बी. अब आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट में हाथ चलाना आना चाहिए. देखो जैसे ये एल लिखा है तो अपने फिंगर को एल की तरफ करो. अब बी की तरफ ले जा रहे हो तो बी की तरफ कर लो करो. देखो एल पे था, बी की तरफ कर लिखिए. अब ये थंब डायरेक्शन बताएगा किसकी? ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आ रहा है. ठीक है, जैसे अगर मैं इसको बी क्रॉस एल करूं, बी क्रॉस एल करूं तो देखो बी पे किए, एल की तरफ कर लीजिए तो ये थंब मेरा आउटवर्ड आया. तो आउटवर्ड को दिखाते हैं ऐसे और इनवर्ड को दिखाते हैं ऐसे. ये दिखाते हैं किसको? आउटवर्ड को. और ये दिखाते हैं किसको? इनवर्ड को. सर
एल को पहले क्यों लेंगे सर? जैसे चाहे जिसको जो ले लो, जैसे बी को लेंगे तो अंदर हो जाएगा ना। चाहे जो जिसको ले लो, लेकिन एक बार जो तुम क्वेश्चन में अगर एल क्रॉस बी ले रहे हो तो अंत तक तुम लोग एल क्रॉस बी ही लेके चलोगे। अगर एक बार तुम लोग बी क्रॉस एल लेके चले हो स्टार्टिंग में, तो अंत तक आप लोग बी क्रॉस एल पे ही चलेंगे। समझ में आया? अब देखो इस पे थोड़ी सी और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इस पे देखो, समझो। अब अगर हम लोग एरिया की बात करें, किसकी बात करें? एरिया। तो ये दो प्रकार का देखा जाता है। सबसे पहला जो हम लोग एरिया देखते हैं, जैसे हम लोग देखें फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस और वॉल्यूम बाउंड सरफेस। ये कैसे आप लोग को बता दो। देखो जैसे मान लो कि कागज आप अपने हाथ पे लो, उसका एरिया ही नहीं एरिया है एरिया। अगर मैं तुमसे कहता हूं बॉल लो, बॉल, तो बॉल हाथ में लियो तभी तो उसका एरिया है। यस सर। तो दो प्रकार का एरिया है। तो अब दो प्रकार के एरिया है। तो अब देखो जैसे मान लो फ्लैट है, क्या है? फ्लैट है कागज। तो मैं कहा कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, क्योंकि एल क्रॉस बी करोगे, बी क्रॉस एल करोगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर या तो इनवर्ड आएगा या तो आउटवर्ड आएगा। तो फ्लैट है तो तुम कह रहे हो ऊपर लेंगे नीचे लेंगे, क्योंकि उसमें तो दो परपेंडिकुलर ना भाई। देखो जैसे मैं बनाता हूं, देखो ये ऐसे है। अब इसके तुम कहोगे कि ये भी तो डायरेक्शन हो सकती है यस। आउटवर्ड, और ये भी तो डायरेक्शन होती है इनवर्ड। तो कौन सा लो? मैं कहा कोई भी ले लो, लेकिन एक बार जो भी तुम ले लिए वो अंत तक तुम उस क्वेश्चन में उसी को लेकर के चिपके रहो। ऐसा नहीं कि तुम स्टार्टिंग में एल क्रॉस बी ले रहे हो और जब यूज करो तो बी क्रॉस एल ले रहे हो। ठीक है। अब वॉल्यूम बाउंडेड में आ जाओ। तो वॉल्यूम बाउंडेड कैसे होगा? जैसे स्फीयर हो गया, क्यूबाइड हो गया, क्यूब हो गया, तो इसमें कैसे लेंगे डायरेक्शन? तो इसमें हमेशा जो डायरेक्शन लेंगे वो आउटवर्ड लेंगे। कैसे लेंगे? आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड इसको बोलते हैं। कैसे लेंगे भैया? नॉर्मल आउटवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ टू सरफेस। पहला सरफेस फ्लैट सरफेस, दूसरा एरिया किसका होगा? वॉल्यूम बाउंडेड सरफेस का। तो जो फ्लैट होगा उसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेंगे, और जो वॉल्यूम परपेंडिकुलर नीचे ऊपर सब ले सकते हैं, लेकिन इसमें बाउंड है। कैसे लेना है? नॉर्मल आउटवर्ड। ठीक है। तो आप लोग एरिया को लिखो। तो नॉर्मल बाउंड क्या होता है? नॉर्मल मतलब कि एकदम परपेंडिकुलर। ये देखो ये क्या क्वेश्चन है कि आप लोग को एरिया बताना है। आपको क्या बताना है? एरिया बताना। देखो ये कैसे, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट 0 5 0 है, और इसकी लेंथ कितनी है? 5 दी है। तो इस जो ये बन रहा है रेक्टेंगल, स्क्वायर जो बन रहा है, ये रेक्टेंगल जो भी बन रहा है, इसका एरिया अपने को बताना है। तो एरिया हम लोग कैसे निकालना सीखे बताओ? एल क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। तो अगर तुम लोग मुझे बताओ ये जो वेक्टर है, क्या इस वेक्टर का तुम लोग कोऑर्डिनेट मेरे को बता सकते हो? इस वेक्टर का हाँ, बताओ। कोऑर्डिनेट, इसका एक्स एक्सिस बोलो। इसका एक्स एक्सिस सर 5 cos 37। अरे ये Yes, sir. चिपका तो कॉस जाएगा ना भाई। समझ में आया? अच्छा वाई एक्सिस बोलो। सर मतलब वाई 5 0। इसमें वाई में कहा है? अरे ये जेड एक्स प्लेन में भाई। अच्छा इसका जेड एक्सिस बोलो। जेड एक्सिस 5 sin 37। 5 5 sin 37 37। डिग्री। ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप लोग को भी आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पहली बुक खत्म कर चुके हैं तो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आता है। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसका बोलो क्या है? इसको वेक्टर में बोलो 5j क्या है? 5 जे के बस क्रॉस। अब इसका देखो, देखो cos 37 को होता है 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 4। अच्छा ये आई कैप है क्योंकि एक्स एक्सिस है, आई कैप। अच्छा ये तो 0 ही है। हाँ। अच्छा बचा क्या? जेड 5 sin 37 मतलब 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 3 जेड के 3 के क्या? यस सर। बोलो। अच्छा अब आपको क्या क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है? यस सर। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट करके आप लोग क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे। ठीक है। आई होप ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्योंकि आपने पहली बुक खत्म कर चुकी है। ठीक है। तो फिर मैं इसको आप लोग को बता ही देता हूं कि ये कैसे होगा। कि मान लो कि आप लोग को नहीं आता है, तो देखो ये कैसे होगा। अरे मैं तो करके पहले तुम लोग को दिखा दिया यार। देखो कैसे होता है, आप लोग भी समझ लो। इसका दो मेथड है। आप या तो आई जे के ऐसे क्रॉस करके करो, या फिर आप कैसे करो? डिटर्मिनेंट लेकर के करें। तो अगर आप लोग 11th में है तो डिटर्मिनेंट आपको 12th मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग के लिए मैं ऐसे बता दे रहा हूं, और जो लोग डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं उनके लिए मैं डिटर्मिनेंट मेथड पढ़ा देता हूं। देखो
पहले मैं बताता हूँ डिटरमिनेंट मेथड कैसे इसको करते हैं, आई जे के, ठीक है। तो इसमें देखो ये 5j है, मतलब इसमें ये सब 0 और ये 5 है और ये 0। ये कैसे है, 4 आई के साथ क्या है 4 और के के साथ क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। अब आई को लिखते हैं आई, अब इस ये और ये छोड़ देते हैं, फिर 3 5 15, ठीक है। अब जे के साथ हमेशा माइनस लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, क्योंकि वो माइनस आई की पावर 1 इंटू 1 और 2 होता है, मतलब 3 होता है, तो वो माइनस ही आता है मैथमेटिक्स में। तो क्या होगा, जे इन ब्रैकेट इसको छोड़े तो 3 0 0 4 0 0, ये खत्म, फिर प्लस के आता है। आप लोग को मैं हो सकता है बता ही दूं, क्या जाना आप लोग को बताना, ये छोड़े ये 0 और ये 5 4 20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 15i और माइनस 20k, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा क्या, a क्रॉस बी वेक्टर एरिया आ जाएगा। लेकिन अब मैं पूछूं इस एरिया की डायरेक्शन क्या है, तो आप लोग को पता है क्या कि वेक्टर के पास क्या क्या मैग्नीट्यूड और प्लस में डायरेक्शन होनी चाहिए। तो मेरे को डायरेक्शन निकालनी है, तो एक कैप को इधर रोका और ये इस वेक्टर के नीचे क्या आ गया, मॉड वेक्टर। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, चद्दर उड़ा करके, चद्दर इन द सेंस इसका आप लोग इसको चद्दर उड़ा दीजिए, मतलब कि वेक्टर एक कैसे है 15i कैप माइनस का 20k कैप और डिवाइड में अंडर रूट का इसका स्क्वायर 2 to 5 प्लस इसका स्क्वायर 4 0 0, ठीक है। अब देखो, अब ये और उसको प्रोसीड करो, ये हो जाएगा 15i कैप माइनस 20k कैप डिवाइड में देखो ये 2 to 5 ये 4 0 0, मतलब 6 to 5 मतलब कि कितना 25, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 3i कैप बाई 5 माइनस 4i कैप जीके कैप 4k कैप अपॉन 5। तो ये क्या है, ये है मेरी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ए कैप की, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। अच्छा, अब जो लोग 11 के हिसाब से कर रहे हैं वो भी कोशिश करें इस चीज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इजीली है, बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं किस पे, वॉल्यूम। तो पहले बताओ वॉल्यूम स्केलर एंड वेक्टर, वॉल्यूम स्केलर है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि 4 मीटर क्यूब नॉर्थ में 4 मीटर क्यूब साउथ में, ऐसा कुछ नहीं होता है। यस सर, वॉल्यूम स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब देखो एसआई यूनिट बोलो क्या होती है, सर प्रेशर क्वांटिटी, स्केलर लीटर होती है, मीटर क्यूब होती है, डेसीमीटर क्यूब होती है, डेसीमीटर क्यूब होती है, एमएल होता है और क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। आपको इन सभी का कन्वर्जन आना चाहिए, आपको इन्हीं सबका कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये लीटर में, मीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में, मिलीलीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। वैसे आप लोग को पता होगा कि ये मीटर सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन क्या है, लीटर मीटर क्यूब के क्या डायरेक्शन है, क्या रिलेशन है, डेसी सेंटीमीटर में 10 का होता है, आपको पता होगा। तो ये सब भी आपको याद करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, डेंसिटी क्या दी हुई है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम। स्केलर में वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट बोलो, एसआई यूनिट किलोग्राम किलोग्राम अपॉन वॉल्यूम पर मीटर पर क्यूब, मीटर क्यूब, ये भी बोल सकते हो, किलोग्राम पर लीटर भी बोल सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी हिसाब से फिर इसको मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, क्या इसका सीजीएस सिस्टम में क्या तुम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो, यस सर, ठीक है। तो ये डेंसिटी का खेला खराब। अब इसमें एक आती है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव वर्ड लिखा मतलब एक दूसरे की रिलेशन में होगी। तो हम लोग जैसे कोई भी चीज की डेंसिटी बताते हैं तो वो बताते हैं किसमें, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कल इस बात की थी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा क्या होता है, डेंसिटी, सबसे ज्यादा वाटर डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो वैसे जाएगा, वो मैं डिस्कस करूंगा जब मैं ग्राफ बताऊंगा। तो जैसे इस पे बात की जाती है, तो जैसे अगर मैं बोलूंगा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो कहोगे क्या, डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइड में डेंसिटी ऑफ वाटर
एट कितना 4 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस में होता कितना है ये भी बता देता तुमको। ये होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर सीजीएस में बात करोगे तो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप लोग यहां से इसको बदल भी सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे बदल सकते हो मैं आप लोग को बता देता हूं। देखो ये किलोग्राम को ग्राम में चेंज करोगे तो कैसे होगा बताओ। सर 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये जब ऊपर जाएगा तो बताओ 10 की पावर -3 बचेगा। यस सर 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये 3 था ना, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कराए तो ये 1 बच गया। क्लियर है। तो जैसे अगर तुमसे बोल दिया गया कि इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मीडियम इज 4 इधर, अच्छा बताओ रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा। रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा यूनिट, डेंसिटी ऑफ मीडियम कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा भाई। तुम इधर डेंसिटी ऑफ मीडियम लिखोगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नीचे लिखोगे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो डायमेंशन लेस होता है रिलेटिव डेंसिटी, आप लोग भी याद रखिएगा। अच्छा अब देखो मैं तुमसे कहा इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज 4, तो इसका मतलब बताओ कि उसका उस मीडियम में डेंसिटी कितनी है। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम इज 4, तो बताओ उसकी डेंसिटी मीडियम की कितनी है 1। अब ध्यान देखो, ये समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को, मैं इसको मिटा के लिख देता हूं। देखो मैं कह रहा हूं इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज 4, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने रिलेटिव डेंसिटी 4 दे दी है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि ऊपर था क्या डेंसिटी ऑफ मीडियम, अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस हाँ डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर मैं इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में देखूंगा तो ये होगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर मैं सीजीएस सिस्टम में देखूंगा तो होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। तो अगर मैं कहूं कि इफ द रिलेटिव डेंसिटी इज 4, तो बताओ डेंसिटी ऑफ मीडियम कितना है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ इससे मल्टीप्लाई करने पे ज्यादा आसान है कि इससे मल्टीप्लाई करने ज्यादा, इससे मल्टीप्लाई करने 1 वाले से। तो अगर मैं तुमसे कहूं इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज 6, तो उसका मतलब क्या हो गया कि उस मीडियम की भी डेंसिटी कितनी है 6 ही है, क्योंकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो। फिर जो तुम्हारी इस डेंसिटी ऑफ मीडियम आएगा उसकी असाइनमेंट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगी। अब जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग तुम इसको चेंज कर सकते हो, चेंज इट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्लियर है। अब आगे हम लोग और चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम लोग का चैप्टर अब चालू होता है जिसमें आता है हीट एंड टेम्परेचर। तो पहली बात तो और देखते हैं टेम्परेचर। इसी समय लगे हाथ बात कर लेता हूं मैं, हीट लगे हाथ बात कर लेते हैं वर्कडन। जब वर्कडन आ ही गया है तो एनर्जी को भी बुला लेते, नहीं तो बुरा मान जाएगा। ठीक है, हाँ चलो एनर्जी के साइन क्या होती है जूल, वर्कडन की जूल, हीट की जूल, टेम्परेचर की केल्विन, स्टैंडर्ड वे में। हीट की जूल, वर्कडन की भी जूल, एनर्जी की भी जूल। जब सबके सारे यूनिट सेम है तो अलग अलग काहे पड़ते हैं। जैसे मेरा स्ट्रेस में था, पास फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस भी है और प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया है, तो जब एक ही चीज है तो अलग अलग क्यों पड़ते हैं। उसमें से डिस्टोरिक फोर्स है तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स होता है। वैसे इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। आप देखते हैं, देखो तो सबसे पहले बात आती है कि हीट क्या है, वर्कडन क्या है, एनर्जी क्या है, ये सब तो हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके पहले ये टेम्परेचर क्या है इसको जान लेते हैं। तो बताओ टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर देखो मैं किताबी डेफिनेशन बताता हूं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। कोई भी बॉडी कितनी ठंडी कितनी गर्म है ये क्या है, टेम्परेचर से पता चलता है। ये टेम्परेचर भैया ऐसा, लेकिन हम लोग अब उसको फील समझते हैं, वो बेसिकली है। देखो रूम टेम्परेचर मान लो मैंने बोल दिया 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना है 24 डिग्री सेल्सियस। अब उस पे भी तुम अगर किसी ऑब्जेक्ट को छुओगे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट इसमें तुम्हें उसी टेम्परेचर पे ठंडा दिखेगा, कोई ऑब्जेक्ट उसी टेम्परेचर पे गर्म भी दिखेगा। जैसे मैं समझाता हूं, बहुत तेज धूप है, बहुत तेज धूप है, अब बाहर एक लोहे की कुर्सी हो और एक वुड की हो, तो किस पे बैठना पसंद करोगे, वुड पे। क्यों, क्योंकि हीट सर्दी मतलब क्योंकि वो ज्यादा गर्म नहीं रहेगी। लेकिन आप लोग को बता दो दोनों का टेम्परेचर सेम ही रहेगा, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम ही रहेगा।
अब वो डिपेंड करता है कि कौन कितना तेज हीट को ट्रांसफर करता है, एनर्जी को ट्रांसफर कौन कितनी तेज करता है, ये इस पे डिपेंड हो जाता है। आप जैसे लोहे बैठते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट कंडक्ट करेगा, वो आपके तुरंत हीट को ट्रांसफर कर देगा, लेकिन वुड उतना तेज नहीं करेगा। बट टेम्परेचर ऑफ बोथ इज सेम, क्योंकि सनलाइट दोनों पे बराबर गिर रही है। ठीक, अब इसको समझते हैं। तो उसी टेम्परेचर पे कोई चीज ठंडा है, कोई चीज, ये बोर्ड मेरा ठंडा है लेकिन दीवार मेरी उतनी ठंडी नहीं है। ठीक है, अब देखो इस पे कैसे बात करते हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ये बता दो। अब और थोड़ा समझ लेते हैं कि जितने भी ऑब्स्टिकल आपको दिख रहे हैं अपने आसपास, वो सभी उसमें क्या वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। कोई किसी में कोलिजन ज्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है। तो जिसमें ज्यादा कोलिजन हो रहा है उसमें ज्यादा क्या निकलेगा, एनर्जी ज्यादा निकलेगी, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा। और जिसमें कम कोलिजन हो रहा है उसमें टेम्परेचर कम रहेगा। टेम्परेचर कम रहेगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो अब देखते हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर क्या आया, इट इज द एनर्जी पर मॉलिक्यूल। इट इज द एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसमें अब दो ऑब्जेक्ट है उसमें पर मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी, कौन कितनी तेज वाइब्रेट करे, जो जितनी तेज वाइब्रेट करेगा उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, और जो कम वाइब्रेट करेगा उसका टेम्परेचर उतना कम रहेगा। तो बेसिकली टेम्परेचर इज डिफाइंड एज पर मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है। समझ में आया? इसको बोलेंगे क्या, टेम्परेचर। और जो किताबी डेफिनेशन है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अच्छा ठीक है, अब हीट पे आते हैं, वर्डन पे आते हैं, एनर्जी पे आते हैं। अब देखो हीट को थोड़ा देख लेते हैं, और इन तीनों को समझते हैं एक साथ ही, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर आगे पीछे जाएगा। देखो वर्डन और एनर्जी को समझते हैं पहले देखो, जब कोई तुम हॉटर बॉडी लो, क्या लो, हॉटर बॉडी, और इस पे तुम सटा दो किसके, कोल्ड बॉडी, तो बताओ क्या ये हॉटर बॉडी थोड़ी धीरे धीरे कोल्ड होने लगेगी? यस। और ये कोल्ड बॉडी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, हॉट होने लगेगी। Yes, लेकिन एक समय बाद दोनों बराबर टेम्परेचर पे आ जाएंगे। Yes, sir. पहली बात तो ये समझो। और दूसरा देखो, ये मान लो ग्राउंड फ्लेम है, ठीक है, और इस पे क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, और इस पे मैंने वर्डन किया, ये कुछ ऊपर मैंने इसको उठा दिया, और ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया, वर्डन किया। ठीक है, ये वर्डन गया कहां, मतलब कि जो कार्य किए उसमें चला वो ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। दिस इज, तो ये जो मैंने वर्डन किया, ये इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन और इस बॉडी के इंटरेक्शन में चला गया, जो कि पोटेंशियल एनर्जी में चलेगी। मतलब समझ आया? तो ये किस में चलेगी, पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर भैया? यस सर। अच्छा, अब देखो, अब यहां पर क्या ट्रांसफर हो रहा है, हीट, और यहां पर क्या ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी। लेकिन सर अभी भी मेरे को हीट उतनी समझ में नहीं आई। तो देखो, ये जो हीट जो बहुत गर्म होगा, हॉटर बॉडी होगा, उसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा तेज वाइब्रेट करेंगे। यस सर। और जो कोल्ड बॉडी होगी उसको धीरे धीरे वाइब्रेट Yes, करेंगे। तो देखो, जब मैंने इसको सटा दिया, तो जो ये हीट वाला वो तेजी से हीट करेगा, और जो जैसे वो कोल्ड वाले से टकराएगा तो कोल्ड वाले को थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, फिर कोल्ड वाला भी ऐसे हीट वो वाइब्रेट करने लगा, फिर इसके इधर वाला वाइब्रेट करने लगा। तो बताओ धीरे धीरे क्या इस कोल्ड बॉडी में जितने एटम है वो पहले से ज्यादा तेज वाइब्रेट करने लगेंगे? यस सर। अगर पहले से ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। समझ में आया? बढ़ा। तो देखो, ये एनर्जी तो फ्लो हुई है, क्योंकि ये अगर ये देखो पहले धीरे धीरे कर रहे थे, अब तेज तेज करने लगे, मतलब इसकी एनर्जी बढ़ गई। अब ये एनर्जी किस वजह से बढ़ी, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अरे टेम्परेचर डिफरेंस से तो ये हुआ ना भाई। तो इफ एनी एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द टेम्परेचर डिफरेंस, देन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट। बोलो क्लियर है? यस सर। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसको मैं हीट बोलूंगा। क्लियर? अच्छा, इस पे आ जाओ। अब देखो, जो मैंने इस पे वर्डन किया F इंटू एस, F.ds होता है अगर कांस्टेंट वो नहीं है फोर्स। देखो, इसको मैंने उठा करके ऊपर रखा, तो बताओ जब मैं इसको उठा करके इस पे रखा, तो बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट गर्म हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। मतलब जो मैंने वर्डन किया वो इसकी हीट को नहीं बढ़ाया। अरे इसमें ऐसा हो रहा है, जनरली सारे प्रोसेस ऐसे नहीं होते, वर्डन करोगे तो उसमें हीट आएगी, लेकिन इसमें नहीं है। तो जो मैंने वर्डन किया उससे ये क्या होगा, उसकी एनर्जी तो आ गई ना इसके पास। तो मेरे इस वर्डन के कारण एनर्जी आ रही है, इसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो ये वर्कडन किया, और वर्कडन मैंने तुम लोग को जब वर्क एंड पावर एनर्जी बता रहा था तो उसमें बताया था वर्डन जरिया है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। यस सर। तो इसमें वर्डन से मैंने एनर्जी से ट्रांसफर कर दी, लेकिन ये क्या एनर्जी की हीट में नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है। तो है तो सारी एनर्जी, वैसे हीट भी एक फॉर्म है एनर्जी की। तो देखो हीट क्या है भैया, इफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, तो उसको बोलेंगे हीट। और वर्डन समझ में आ रहा है, F इंटू ds वाला है। अब एनर्जी तो
एनर्जी तो दोनों है ना भाई। Yeah. तो वर्क डन करने से इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, हो सकता है वर्क डन करने से इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाए, लेकिन जब इसमें टेम्परेचर में तो कोई डिफरेंस नहीं है ना भाई। तो टेम्परेचर डिफरेंस जब एनर्जी फ्लो करेगी तो उसको बोलेंगे हीट, और जब टेम्परेचर डिफरेंस में कोई लफड़ा नहीं होगा तो इसको सीधे बोलेंगे वर्क डन या फिर एनर्जी। समझ में आई बात? क्लियर है? हीट का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फ्लो करेगी, और वर्क डन F इंटू ds, जो हम लोग FDS कर रहे हैं, ये मैं ही नहीं कोई भी कर सकता है। तो पार्टिकल को वैसे वो तो छोड़ो, 12th में आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो देखो ये क्लियर हुआ, F इंटू ds की है, इसके पास एनर्जी आई, वो उसकी हीट टेम्परेचर को, टेम्परेचर डिफरेंस में इसमें कोई मामला नहीं है, तो ये वर्क डन और एनर्जी है। और टेम्परेचर डिफरेंस से जो हुई फ्लो करेगी एनर्जी, उसको बोलेंगे हीट। आई होप आपको टेम्परेचर, हीट, वर्क डन, एनर्जी समझ में आया होगा। आई होप ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।